नमस्कार। आज हम बायोलॉजी सब्जेक्ट में रक्त का संगठन पढ़ेंगे। तो यू आर रेडी? शुरू करते हैं। रक्त का संगठन आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा है कि रक्त में क्या क्या होता है। रक्त मुख्य रूप से प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं इनसे मिलकर बना होता है। जो प्लाज्मा जो होता है वो 55% होता है। प्लाज्मा जैसे है जे आप पानी की तरह समझो, जिसमें रक्त कणिकाएं घुली रहती हैं। जब कभी चोट लग जाती है, खरोंच लग जाती है, तो पानी जैसा जो पदार्थ निकलता है वो प्लाज्मा ही होता है। तो प्लाज्मा 55% होता है और 45% ये कणिकाएं होती हैं। 45% ये 55%। तो प्लाज्मा में बहुत से कार्बनिक पदार्थ वगैरह, अकार्बनिक पदार्थ, मिनरल्स वगैरह और पानी ये होता है। इसमें प्लाज्मा में लगभग 90% जल होता है, बाकी अकार्बनिक पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ और मिनरल्स होते हैं। कणिकाएं जो होती हैं ये 3 प्रकार की होती हैं। एक तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पल्स यानी कि लाल रक्त कणिकाएं, WBC व्हाइट ब्लड कॉर्पल्स और प्लेटलेट्स। अब हम इनके बारे में अलग अलग पढ़ेंगे। पहले आरबीसी के बारे में देखते हैं। आरबीसी जो होती है ये इस प्रकार से गोल और उत्तलाकार या चपटी उभरी हुई इस प्रकार की संरचना होती है। इसमें मुख्य रूप से अंदर हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जैसे नाम से जाहिर है, हिम प्लस ग्लोबिन, ये 2 चीजों से मिलकर बना होता है। ग्लोबिन एक प्रोटीन होती है और हिम आयरन को बोलते हैं। आयरन लोहा जो होता है। तो इस हिम के कारण ही जो ब्लड का रंग है वो हमें लाल नजर आता है। तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त कणिकाएं जो होती हैं ये आरबीसी ये लाल कलर की होती हैं। इनका मुख्य काम ऑक्सीजन को वायुमंडल से हमारे कोशिकाओं तक ले जाना। जैसे हम सांस लेते हैं, फेफड़ों में जाती है हवा, और फेफड़ों से जो बहुत बारीक बारीक कोशिकाएं होती हैं वो जो ये आरबीसी है जिनमें जो हीमोग्लोबिन है ये ऑक्सीजन को अटैच कर लेते हैं। और हीमोग्लोबिन का एक जो अणु जो होता है वो ऑक्सीजन के चारों तरफ से ऐसे लगभग 60 अणुओं को जोड़ लेता है। तो इसकी कैपेसिटी 60 गुना बढ़ जाती है और फिर ये ऑक्सीजन को हमारे हर कोशिका तक पहुंचाता है, जिससे वहां मेटाबॉलिक क्रियाएं होती हैं, दहन होता है, भोजन का ऑक्सीकरण होता है, ऊर्जा बनती है। तो इस उपापचय क्रिया के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है उसका परिवहन भी आरबीसी करती है। ये वहां से कोशिकाओं से आरबीसी जो है ये CO2 को लेकर आती है और CO2 को फेफड़ों में छोड़ देती है, जिससे हम श्वसन क्रिया द्वारा बाहर निकाल देते हैं। सांस लेना और सांस छोड़ना ये 2 प्रक्रियाएं हैं, इनमें हम बाहर निकाल देते हैं। तो मुख्य रूप से आरबीसी का ये काम होता है। लेकिन जो स्तनधारी होते हैं उनकी आरबीसी में केंद्रक नहीं होता। केंद्रक नहीं होता। मनुष्य की आरबीसी में केंद्रक नहीं होता। इनकी आयु लगभग 120 दिन होती है, यानी कि जो आज बन गई वो 120 दिन बाद में नष्ट हो जाएगी। मैक्सिमम आयु होती है। और इनका निर्माण जो है आरबीसी का वो अस्थि मज्जा में होता है। किसमें?
अस्थि मज्जा में। लेकिन ये व्यस्क यानी कि जन्म लेने के बाद जो अवस्था आती है उसमें अस्थि मज्जा में होता है, और भ्रूण अवस्था जो होती है उसमें इसका निर्माण प्लीहा, यकृत और थाइमस ग्रंथि जो होती है, थाइमस यहाँ पे होती है सीने के बीच में, लेकिन ज्यादातर प्लीहा में, यकृत में, इनमें होता है। जैसे जैसे ये जब नष्ट होती हैं तो आरबीसी जब नष्ट होती है तो इसको हिम और ग्लोबिन में तोड़ दिया जाता है अलग। यकृत की कोशिकाएं जिनमें कुफर कोशिकाएं महत्वपूर्ण है वो ग्लोबिन को और हिम को अलग कर देती हैं और बिलिरुबिन का निर्माण करके पित्ताशय में डाल देती हैं। ये आपने पाचन तंत्र में पढ़ा है। और वैसे इनको जो नष्ट हुई हैं उनको प्लीहा जो होता है, प्लीहा में ये पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती हैं, और प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? प्लीहा। तो अब हम आगे चलते हैं। ये हुई आरबीसी। अब देखिए कणिकाएं जो होती हैं, रक्त कणिकाएं, इनका डिवाइडेशन की बात की अपन ने। अब हम इसको विस्तार से लेते हैं थोड़ा। ये 3 भाग हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अब इसमें महत्वपूर्ण आरबीसी की बात हो गई अपनी। अब हाँ, ये आरबीसी के बारे में एक संख्या और बता देता हूं। मनुष्य में जो होती है, जैसे 1 घन मिलीमीटर, जैसे ये 1 मिलीमीटर है, इसको आप डब्बा बना लीजिए इस प्रकार से, जो ये घन बन जाता है ना। इस प्रकार से ये घन एक डब्बा बन गया। इसमें जितना रक्त आता है उस रक्त में इनकी संख्या लगभग 51 लाख होती है। ठीक है। डब्ल्यूबीसी है, इनकी संख्या जो होती है ये, हाँ, इसमें करीब 8 से 9,000 तक मानी जाती है, लेकिन एक्चुअल में 9,000 होनी चाहिए। और मेडिकल साइंस जो है वो 4,000 से 10,000 तक इनको सही मानती है कि ये ठीक है, सफिशिएंट है। लेकिन 9,000 होनी चाहिए एक स्वस्थ मनुष्य में। अब इनकी डिवाइडेशन की बात करते हैं तो ये 2 भागों में बटी होती हैं, कणिका युक्त और कणिका विहीन। कणिका का मतलब जो इनके का जीवद्रव्य होता है उसमें कणिकाएं होती हैं, वो तो कणिका युक्त हैं, ग्रेन्युलर। और जिनमें कणिकाएं नहीं होती हैं उनको एग्रेनुलर बोलते हैं, कणिका विहीन। तो इसके आधार पर ये 3 प्रकार की होती हैं। पहले इओसिनोफिल, इनको एडिशनोफिल भी बोलते हैं। और दूसरी है बेजोफिल, और तीसरी है न्यूट्रोफिल। आप साथ साथ में समझते रहना, थोड़ी बोर्ड पे ऐसे बैठे से राइटिंग थोड़ी अलग टाइप की आती है। तो ये हो गई 3 प्रकार की, इओसिनोफिल, बेजोफिल और न्यूट्रोफिल। अब हम इनकी बात करते हैं। ये केंद्रक जो होता है डब्ल्यूबीसी में 2 से 5 तक की संख्या होती है, और इनका निर्माण भी अस्थि मज्जा में ही होता है। तो इओसिनोफिल की बात करते हैं, इनमें केंद्रक 2 होते हैं। जैसे ये कोशिका है, तो इस प्रकार से ये आपको नजर आ रहे हैं 2 केंद्रक, और एक पतली तंतुनुमा संरचना से ये जुड़े रहते हैं। इस प्रकार की संरचना होती है इसमें। और ये कणिकाएं, मोटी मोटी कणिकाएं होती हैं। तो ये इओसिनोफिल में 2 केंद्रक होते हैं, और इनकी जो आयु होती है
वो 8 से 12 दिन होती है। 8 से 12 दिन तक इनकी आयु होती है। और जो टोटल जो WBC है उसमें इनकी संख्या अपन देखते हैं तो 1 से 4% इनकी संख्या होती है। अब इनको जो नाम से जाहिर है इओसिनोफिल या एसिडोफिल, यानी कि इनको अभिरंजित इओसिन से जो अम्लीय अभिरंजक है उससे किया जा सकता है। आप लैब में जब प्रैक्टिकल करते हो तो एनिमल सेल्स को रंगने के लिए जो इओसिन काम में लिया जाता है, इओसिन, उससे रंगा जाता है जिससे ये स्पष्ट नजर आ जाती हैं। तो इससे ये अभिरंजित की जाती हैं। और ये इनका मुख्य जो काम है ये एलर्जी के प्रति संवेदी होती हैं, एलर्जी दूर करने का ऐसा काम करती हैं। अब बेजोफिल में केंद्रक की संख्या लगभग 3 होती है। जैसे ये सेल है, इसमें इस प्रकार से ऐसे ये 3 केंद्र है और ये कणिकाएं 2 भी हो सकते हैं, 3, लेकिन मैक्सिमम 3 ही पाए जाते हैं ज्यादातर। इनकी जो आयु होती है वो 12 से 15 दिन की होती है। और इनकी संख्या जो है टोटल 0.5% होती है, 0.5%। अब इनका जो मुख्य काम है वो ये क्या है कि हिपेरिन, नाम सुना होगा। हिपेरिन वैसे यकृत की कोशिकाएं भी बनाती हैं, हिपेरिन का निर्माण करती हैं। हिस्टामिन इनका निर्माण करती हैं। हिपेरिन जो है वो रक्त का थक्का नहीं जमने देता। वैसे यकृत कोशिकाओं की बहुत बड़ी भूमिका होती है इसमें, हिपेरिन बनाने में। तो ये हिस्टामिन वगैरह इनका निर्माण करती हैं। अब चलते हैं न्यूट्रोफिल। सबसे ज्यादा संख्या इनकी होती है, ये करीब 60 से 70% होती है। और नाम से जाहिर है न्यूट्रो मतलब उदासीन है। उदासीन वैसे नहीं है काम में, उदासीन का मतलब अभिरंजक, जो इनको रंगने के लिए अभिरंजक काम में लिए जाते हैं वो न तो ये अम्लीय प्रकृति के होंगे न क्षारीय प्रकृति के। उदासीन प्रकृति के जो होते हैं उनसे इनको अभिरंजित किया जा सकता है, यानी उदासीन अभिरंजक। और इनकी आयु जो है वो 2 से 3 दिन, सॉरी 4 दिन होती है, 2 से 4 दिन तक की इनकी आयु होती है। और ये जो है जंतुओं में ये भक्षण का जो काम होता है, बाहर से जो फॉरेन पार्टिकल्स वगैरह आते हैं उनके प्रति ये बहुत सक्रिय होती हैं और भक्षण जैसा ही कार्य करती हैं, उनको नष्ट करती हैं। अब आते हैं कणिका विहीन पे। ये आप समझ गए होंगे यहां तक तो, WBC। अब ये कणिका विहीन, बोर्ड छोटा है इसलिए थोड़ा मिटा के काम करना पड़ता है। ये 2 प्रकार की, कौन कौन सी बताई थी मैंने? एक तो अभी बताई नहीं है, लिम्फोसाइट्स, और दूसरी होती है मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स जो होती हैं, जैसे वैसे WBC को देखो ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं और RBC को इरिथ्रोसाइट्स भी। तो WBC की जो कणिका विहीन है उनमें लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स जो होती हैं इनकी संख्या 20 से 25% होती है और मोनोसाइट्स की संख्या जो होती है वो 4 से 10% होती है। इनकी आयु लिम्फोसाइट्स की 2 से 100 दिन तक होती है और इनकी ज्यादा नहीं होती, वैसे 2-4 दिन की होती है। और इनकी संख्या अपन देखें तो 200 से 700 तक इनकी संख्या होती है। अब देखिए लिम्फोसाइट्स की बात करते हैं अपन।
लिम्फोसाइट्स जो होती है दो प्रकार की सेल्स बनाती है। एक तो बीटा, इसमें बीटा और एक टी, बी और टी हेल्पर सेल्स जो होती हैं। बीटा और गामा सेल्स मान लो ये वो टी बनाती हैं, बी हेल्पर सेल और टी हेल्पर सेल। अब टी हेल्पर सेल जो होती हैं, ये जो होती हैं टी लिम्फोसाइट्स, ये बीटा और गामा बीटा और गामा दो प्रकार के लिम्फोसाइट्स बनते हैं, ग्लोबुलिन्स होते हैं। ये टी जो होती है, ये गामा जो होती है, गामा हेल्पर सेल्स, ये क्या करती है, जो हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनती है उसको बनाने का काम करती है। और ये एंटीबॉडी फिर बाहर से जीवाणु रोगाणु जो भी आते हैं उनसे लड़ने का काम करती है। और वैसे देखा जाए तो टी हेल्पर सेल एक चौकीदार की तरह से भी काम करती है। फॉरेन पार्ट जो भी शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं उनको पहचानती है और फिर बीटा सेल्स जो है उनको नष्ट करने का काम करती है। इस प्रकार से ये दो प्रकार की होती हैं लिम्फोसाइट्स। अब मोनोसाइट्स की बात करते हैं। मोनोसाइट्स आकार में बहुत बड़े होते हैं। ये देखिए एक ही केंद्रक है दोनों में। जैसे ये सेल बना रहा हूं मैं, ये एक केंद्रक है लेकिन आकार इसका छोटा है, लेकिन केंद्र का आकार जो है ये इस प्रकार से होने से इसमें जीवद्रव्य जो होता है वो कम होता है। और इसको वृत्त, ये देखिए बड़ी है, इसमें ये केंद्रक भी उससे बड़ा होता है लिम्फोसाइट से, ये केंद्रक है, और इसमें जीवद्रव्य इसकी बजाय अधिक होता है। तो ये वृत्त बक्षाणु का काम करते हैं। ये एक तरह से बॉर्डर पे जैसे हमारे सैनिक लड़ते हैं उस प्रकार से ये मोनोसाइट्स जो होती हैं, ये न्यूट्रोसाइट्स जो है, न्यूट्रोफिल्स जो है, आपने कणिका विहीन है, ये कणिका युक्त में जो न्यूट्रोफिल्स पढ़ी थी, न्यूट्रोफिल्स जो 60 से 70% होती है, उनके साथ मिलके मोनोसाइट्स इस प्रकार से हमारे प्रतिरक्षा तंत्र के लिए को मजबूत बनाते हैं और जीवाणु और जो रोग कारक रोगाणु वगैरह होते हैं उन सबको नष्ट करते हैं। इनको पहली पंक्ति के रक्षक कहा जाता है। तो ये आज आपने ये इतना पढ़ा मेरे। अब WBC के बाद हम बात करते हैं प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स जो होती हैं इनकी संख्या लगभग 3 लाख होती है, लेकिन मेडिकल साइंस जो है वो 1.5 लाख से 4 लाख तक सही मानती है। अब प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, जब भी कोई चोट वगैरह लग जाती है रक्त का थक्का जमाने का काम करती है। और ये जो अंदर की केशिकाएं वगैरह है, रक्तवाहिनियां, अगर अंदर से कोई डैमेज हो जाए, फट जाती हैं कि दबाव के कारण कैसे भी, तो उनका भी वहाँ पे भी रक्त का थक्का जमाती हैं, जिससे रक्त अंदर न बहे और रक्त अपनी नलिकाओं में परिसंचरण करता रहे शिरा और धमनियों में। तो इनका यह बहुत महत्वपूर्ण काम है और इनकी संख्या 1.5 लाख से कम नहीं होनी चाहिए। और अगर 1.5 लाख से कम आ जाती है, धीरे धीरे और ज़्यादा कम आ जाती है, तो नाक के अंदर की जो श्लेष्मा होती है उनकी वेजल्स जो होती है वो फट जाती हैं। और ऐसे ही मस्तिष्क में या शरीर के अंदर कहीं भी बारीक जो वो फट जाती हैं। इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है रक्त का थक्का जमाने के लिए।